Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel Quick Concepts where every topic is explained smartly and quickly. So today we are going to start unit 2 which is a circulatory system. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ब्लड का सिस्टम कैसे काम करता है, हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होती है. स्टेप बाय स्टेप हम तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे. सो हेयर इज़ द SLO ऑफ द यूनिट 2 which is a circulatory system. Okay, so here is the SLO1 which is identify different types of organ connected to the blood circulatory system and their role. इस SLO में बेसिकली हमने आइडेंटिफाई करने हैं वो ऑर्गन जो ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट है जो कि एक मस्कुलर पंप की तरह काम करता है. हार्ट का बेसिक काम ये होता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती. तो हार्ट का काम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग तक भेजना और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के सेल्स तक पहुंचाना है. लंग्स बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ब्लड को और उसको ऑक्सीजनेटेड बनाता है जो कि दोबारा से सेल्स की तरह वापस आता है. इसके अलावा 3 ब्लड वेसल्स भी होती हैं विच इज़ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. फर्स्ट वन इज़ दी आर्टरीज. आर्टरीज बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं. आर्टरीज स्ट्रॉन्ग और थिक होती हैं और इनमें ब्लड का प्रेशर भी हाई होता है जब ये ब्लड को पंप करती हैं. एंड दी नेक्स्ट इज़ दी वेन्स. वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लाती हैं. इनके अंदर वाल्व्स होते हैं जो ब्लड को रिवर्स फ्लो से बचाते हैं. रिवर्स फ्लो का बेसिकली यहाँ पे ये पर्पज़ है कि ब्लड का बैक फ्लो से उसको प्रिवेंट करते हैं वाल्व्स. एंड नेक्स्ट इज़ दी कैपिलरीज. कैपिलरीज का रोल एक्सचेंज का होता है बिटवीन दी ब्लड एंड दी टिश्यूज़. कैपिलरीज बहुत पतली होती हैं और ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं. बॉडी के हर सेल तक पहुंचाती हैं गैसेस को, न्यूट्रिएंट को और वेट्स को भी एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं. इन तीनों को मिलाने से एक कंप्लीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनता है जो कि पूरे हार्ट में ब्लड की सप्लाई में हेल्प करता है. So now let's talk about the SLO2 which is identify the different components that make up the blood. यहाँ हम ब्लड के कुछ components को डिस्कस करेंगे जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ दी प्लाज्मा. प्लाज्मा बेसिकली लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का और ये येलोइश कलर में होता है जिसमें ज़्यादातर 90% वाटर होता है और 10% डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया और कुछ गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं. एंड सेकंड इज़ दी प्लाज्मा प्रोटीन. प्लाज्मा प्रोटीन भी ब्लड में प्रेजेंट होती हैं. फिब्रिनोजन बेसिकली क्लॉटिंग के लिए हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग में. इम्यूनोग्लोबिन्स डिफेंस के तौर पे काम करती है एज अ डिफेंस सिस्टम. जब हमारी बॉडी पे कोई इन्फेक्शन अटैक करता है तो ये एज अ डिफेंस सिस्टम उसके अगेंस्ट फाइट करती है. नेक्स्ट है एल्ब्यूमिन्स. एल्ब्यूमिन्स ऑस्मोटिक प्रेशर को ब्लड में मेंटेन करने में हेल्प करती है. इसके अलावा कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं स्लाइड में जैसे कि मिनरल्स, आयंस, मेटाबोलाइट्स एंड वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट, हार्मोन्स एंड डिजॉल्व गैसेस. इन सब को भी आप अच्छे से याद कर लें. हेयर इज़ दी SLO3 विच इज़ द नेम दी सेल्स टाइप्स फाउंड इन ब्लड एंड देयर रोल. सो फर्स्ट ब्लड सेल इज़ दी रेड ब्लड सेल्स जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. रेड ब्लड सेल्स का काम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है. इनकी शेप बायोकनकेव होती है. डायग्राम में भी आप इसकी शेप देख सकते हैं. बेसिकली इस शेप का पर्पज़ ये है इससे सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है. रेड ब्लड सेल में कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता ताकि ज़्यादा हीमोग्लोबिन कैरी कर सके. हीमोग्लोबिन बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होती है. इसका बेसिक काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है लंग से बाकी टिश्यूज़ की तरफ. और रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज़ होता है. ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड सेल की सेकंड टाइप जो कि वाइट ब्लड सेल्स है. वाइट ब्लड सेल बेसिकली हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और ये बॉडी को पैथोजन से बचाते हैं. वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है. इसकी 2 टाइप्स है. फर्स्ट है ग्रैनुअल ल्यूकोसाइट्स. ग्रैनुअल ल्यूकोसाइट्स को बेसिकली इस वजह से ग्रैनुअल ल्यूकोसाइट कहा जाता है क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैनुअल्स और सीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं. इसकी बेसिकली आगे 3 टाइप्स हैं. द फर्स्ट इज़ दी न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा कॉमन है और ये बैक्टीरिया को किल करते हैं. द नेक्स्ट इज़ दी असिनोफिल. असिनोफिल पैरासाइट और एलर्जी से फाइट करते हैं ताकि हमारी बॉडी को प्रिवेंट कर सकें. एंड दी थर्ड वन इज़ दी बेसोफिल. बेसोफिल हिस्टामाइन रिलीज़ करते हैं. हिस्टामाइन एक बेसिकली हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि एलर्जिक रिएक्शंस के अगेंस्ट फाइट करती है.
वाइट ब्लड सेल की दूसरी टाइप है ए ग्रैनुअल लिकोसाइट। ए ग्रैनुअल लिकोसाइट में ग्रैनुअल्स नहीं प्रेजेंट होते। ए ग्रैनुअल लिकोसाइट को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट बेसिकली मैक्रोफेजिस में कन्वर्ट होकर जर्म्स को इनगल्फ करते हैं। मैक्रोफेजिस बहुत बड़े और स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल होते हैं जिनका बॉडी को डिफेंड करने में बहुत रोल है। ये बेसिकली इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं और हमारी बॉडी में डेड और डैमेज सेल्स को क्लीन अप करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट इज़ द लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट बेसिकली हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं। लिम्फोसाइट की भी दो टाइप्स हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं एंड टी लिम्फोसाइट इन्फेक्टेड सेल्स को किल करने में हेल्प करते हैं ताकि हमारी बॉडी को इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड द थर्ड सेल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर ब्लड इज़ द प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट हमारे ब्लड में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगर हमारी बॉडी में कहीं इंजरी हो जाए या कट लग जाए तो ये उस साइड पे जमा हो जाते हैं और क्लॉट बना लेते हैं। उस टाइम पे वहाँ पे फिब्रिन प्रोटीन एक्टिव हो जाती है ताकि क्लॉटिंग के प्रोसेस को एक्टिव किया जा सके। अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो इसकी वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकता है। So here is the SLO4 describe the process of blood clotting. Blood clotting basically हमारी बॉडी में एक प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है जो इंजरी के टाइम हमें प्रिवेंट करता है ब्लड फ्लो से। जब हमारी स्किन पे कोई कट लगता है तो हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी वक्त हमारे जिस्म में एक हिफाजती प्रोसेस शुरू होता है जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है इंजरी यानी किसी किस्म की चोट का लगना। उसके फ़ौरन बाद वेज़ो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें ब्लड वेजल्स यानी कि खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं ताकि खून के फ़्लो को कम किया जा सके। एंड नेक्स्ट इज़ दी प्लेटलेट एक्टिवेशन। फिर प्लेटलेट्स जो कि खून में छोटे छोटे सेल्स होते हैं ज़ख़म की जगह पर पहुंचकर एक्टिव हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ दी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ये प्लेटलेट्स एक दूसरे से चिपक कर प्लेटलेट प्लग बनाते हैं जो ज़ख़म को टेम्परेरी तौर पर बंद करता है। उसके बाद जिस्म क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज़ करता है। ये एक ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो ब्लड क्लॉट बनाने का काम करती हैं। ये प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन जिसको हम थ्रोम्बिन प्रोटीन कहते हैं उसको एक्टिवेट करता है जो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करती है। फिब्रिन बेसिकली एक दागे नमा स्ट्रक्चर होती है जो ज़ख़म पर आकर एक मैश बना देती है। इसी मैश में रेड ब्लड सेल्स आकर फंस जाते हैं या अटक जाते हैं और इसी तरह से एक मज़बूत क्लॉट बन जाता है। ये क्लॉट ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है और बॉडी को नेचुरली हील करने का वक्त मिल जाता है। सो ऑल दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट SLO5 एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर एक ऑर्गन है और साइज़ में रफली एक मुट्ठी जितना होता है। ये डबल पंप की तरह काम करता है और चेस्ट कैविटी में लेफ़्ट कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है। ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चरल फीचर्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसको 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया जाता है। 2 आर दी एट्रियम्स एंड 2 आर दी वेंट्रिकल। बेसिकली राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करते हैं एंड लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करते हैं। हार्ट के चैम्बर में वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को वन वे डायरेक्शन में फ़्लो करने में हेल्प करते हैं ताकि ब्लड की रिवर्स फ़्लो से बचाया जा सके। नाउ लेट्स डिस्कस द लेयर्स ऑफ हार्ट। हार्ट बेसिकली 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। द फर्स्ट वन इज़ द एपिकार्डियम। एपिकार्डियम सबसे बाहर वाली लेयर होती है। ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है और प्रोटेक्टिव कवर का काम करती है। नेक्स्ट इज़ दी मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मिडल लेयर होती है और ये थिकेस्ट लेयर होती है। ये बीच वाली लेयर होती है जो मस्कुलर होती है। इस लेयर की वजह से हार्ट पंप करता है और ब्लड पूरे जिस्म में सर्कुलेट होता है। एंड द थर्ड वन इज़ दी एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम बेसिकली इनर मोस्ट लेयर है। ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है जो उन जगहों पर प्रेजेंट होती है जहां ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। ये सरफेस को स्मूथ बनाती है ताकि ब्लड इजीली फ़्लो कर सके। ये तीनों लेयर्स मिलकर हार्ट को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करती हैं बल्कि उसकी पंपिंग और ओवरऑल फंक्शनिंग में भी मदद करती हैं। हियर इज़ दी चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 आर दी आर्ट्रियम एंड 2 आर दी वेंट्रिकल्स। सो इनके फंक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। राइट एट्रियम बेसिकली
ये चैम्बर बॉडी से आने वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। ये वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। एंड राइट वेंट्रिकल इसी ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाता है ताकि वहाँ पे इसे ऑक्सीजन रिच बनाया जा सके और इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हम कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ द लेफ़्ट एट्रियम। लेफ़्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से रिसीव करता है और इसको दोबारा से हार्ट की तरफ सप्लाई करता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल ये सबसे पावरफुल चैम्बर होता है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करवाता है और सर्कुलेट करवाने में हेल्प करता है। ये 4 चैम्बर इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, ये ऑक्सीजन वाला और ऑक्सीजन के बगैर वाले ब्लड को कभी मिक्स नहीं होने देते। इसी वजह से सर्कुलेशन एफिशिएंट होती है और ताकि हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंच सके। नाउ डिस्कस दी हार्ट वाल्व्स। हार्ट के अंदर कुछ स्पेशल वाल्व्स होते हैं जो ब्लड के फ़्लो को कंट्रोल करते हैं। इनका बेसिकली काम ये होता है कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करे ताकि वो रिवर्स फ़्लो ना कर सके। हार्ट में बेसिकली 4 तरह के वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में प्रेजेंट होता है। ये ब्लड को एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ आने देता है लेकिन वापस जाने में रोकता है। एंड नेक्स्ट इज़ दी बाइकस्पिड एंड माइट्रल वाल्व। ये राइट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में प्रेजेंट होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ़्ट वेंट्रिकल में भेजने में हेल्प करता है। एंड थर्ड वन इज़ दी पल्मोनरी वाल्व। ये राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होता है। ये ब्लड को लंग की तरफ भेजने में मदद करता है। फोर्थ इज दी आयोटिक वाल्व। ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से आयोटा के दरमियान में प्रेजेंट होता है। इसके ज़रिए ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। इन वाल्व्स के काम ये होता है कि ये इंश्योर करते हैं ब्लड कभी भी बैक फ्लो ना करे और हर हार्ट बीट के साथ प्रॉपर डायरेक्शन में ब्लड मूव कर सके। नाउ लेट्स डिस्कस दी पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू दी हार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड कैसे पूरे हार्ट में सर्कुलेट होता है। सबसे पहले ब्लड यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से हार्ट के राइट एट्रियम में आता है थ्रू दी सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। बेसिकली ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो ब्लड को बॉडी से हार्ट में एंटर करने में हेल्प करती हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व के ज़रिए ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है। यहाँ से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है जहाँ उसे ऑक्सीजन मिलती है। अब ऑक्सीजन रिच ब्लड जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम में वापस आ जाता है। बाइकस्पिड वॉल्व जिसको हम माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं इसके ज़रिए ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। फाइनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा के ज़रिए पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये कंप्लीट पार्ट डबल सर्कुलेशन का पाथ है। तो हेयर इन दिस डायग्राम कैसे ब्लड हार्ट में सर्कुलेट करता है और किन किन रास्ते से ये पूरे हार्ट में जाता है ये एक्सप्लेन किया गया है इस डायग्राम में और एरो से शो करवाया है ब्लड के फ्लो को। Now let's discuss the SLO6. Describe how blood is circulated inside the human body. Basically human body में blood 3 तरह से circulation होता है और इसकी 3 types हैं, pulmonary circulation, systematic circulation and coronary circulation. So first one is the pulmonary circulation. ये blood को lungs तक ले जाती हैं ताकि वहाँ ऑक्सीजन ले सके और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सके। नेक्स्ट इज़ दी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी के सेल्स तक पहुंचाती है और वेस्ट प्रोडक्ट जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्लूड है उसको वापस ले आती है। थर्ड इज़ दी कॉर्नरी सर्कुलेशन। ये हार्ट के अपने टिश्यूज़ को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है ताकि हार्ट खुद भी सही तरह से काम कर सके। ये तीनों सर्कुलेशन टाइप्स मिलकर इंश्योर करती हैं कि बॉडी में हर सेल तक ऑक्सीजन जाए और वेस्ट निकलता रहे। इससे बॉडी हेल्थी और एक्टिव रहेगी। The SLO7 explain how blood is used to transport materials throughout the human body. आइए अब हम समझते हैं कि ब्लड हमारे जिस्म में किस तरह से इम्पोर्टेंट चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड बेसिकली सिर्फ एक रेड लिक्विड नहीं है बल्कि एक मूविंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो बॉडी के हर सेल तक ज़रूरी मटेरियल्स पहुंचाता है और वेस्ट प्रोडक्ट को वापस लेकर आता है। अब हम एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द डाइजेस्टेड फूड। जब हम खाना खाते हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। ब्लड वहाँ से न्यूट्रिएंट जैसे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड अब्जॉर्ब करता है और उन्हें हर सेल तक ले जाता है। सेल इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके एनर्जी बनाते हैं। सेकेंड इज़ दी ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं लंग्स में ऑक्सीजन आती है। ब्लड स्पेशली रेड ब्लड सेल्स इस ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं और हर एक सेल तक पहुंचाते हैं जहां इसकी ज़रूरत होती है।
थर्ड इज़ दी कार्बन डाइऑक्साइड। सेल्स जब ऑक्सीजन यूज़ करते हैं तो वो एक वेस्ट गैस बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड इस कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करता है और लंग्स तक ले जाता है, जहाँ से हम इसे सांस के ज़रिए बॉडी से बाहर निकालते हैं। फोर्थ इज दी एक्सक्रीटरी वेस्ट, जैसे कि यूरिया। बॉडी के अंदर टॉक्सिक वेस्ट भी बनते हैं। ब्लड इन वेस्ट को किडनी तक ले जाता है, जहाँ से हम यूरिन के ज़रिए इन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। फिफ्थ इज दी हॉर्मोन्स। बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि थायराइड और पेनक्रियाज हार्मोन रिलीज़ करते हैं जो बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ब्लड इन हार्मोन्स को उनके टारगेट ऑर्गन तक ले जाता है। एंड सिक्स इज़ दी हीट। जब मसल्स या ऑर्गन काम करते हैं तो हीट बनती है। ब्लड इस हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये स्किन तक ले जाता है, जहाँ से स्वेटिंग के ज़रिए बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल होता है। सो इसी तरह से ब्लड एक लाइफ लाइन की तरह काम करता है, जो न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन और हीट को सेल्स तक पहुंचाता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। ये कॉन्टीन्यूस ब्लड फ्लो ही हमें ज़िंदा और सेहतमंद रखने में हेल्प करता है। सो हेयर इज़ दी SLO8 एक्सप्लेन दी कॉमन हार्ट डिज़ीज़। अब हम कुछ कॉमन हार्ट डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो लोगों की हेल्थ को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं और ये डिज़ीज़ एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। सो फर्स्ट वन इज़ दी कॉर्नरी हार्ट डिज़ीज़। कॉर्नरी हार्ट डिज़ीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट को ब्लड सप्लाई देने वाली आर्टरीज़, जिन्हें हम कॉर्नरी आर्टरीज़ कहते हैं, या बहुत तंग हो जाती हैं या बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं। ये ब्लॉकेज अक्सर कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होने की वजह से या बहुत ज़्यादा फैटी एसिड की डिपॉजिट की वजह से होती है। जब ब्लड का फ्लो कम होता है तो हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं, जिससे पेन या अदर सिम्टम्स होने लगते हैं। सो सेकंड इज़ दी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। जब एक कॉर्नरी आर्टरी बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है कम्प्लीटली तौर पर और ब्लड हार्ट के किसी हिस्से तक नहीं पहुंचता, तो उस हिस्से के मसल्स डेड होने लगते हैं। इस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, या सिंपल वर्ड्स में हम इसे हार्ट अटैक भी कह सकते हैं। ये एक एमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी या डिजीनेस हो सकती है। एंड थर्ड वन इज़ दी इंजाइना। इंजाइना बेसिकली चेस्ट पेन होती है। ये एक डिज़ीज़ नहीं है, ये एक वार्निंग साइन होता है। ये तब होता है जब हार्ट को टेम्परेरी तौर पर कम ऑक्सीजन मिलती है। पेशेंट को चेस्ट में दर्द, प्रेशर या टाइटनेस महसूस होती है। ये पेन फिज़िकली एक्टिव स्ट्रेस या की वजह से भी हो सकती है और आराम करने से या मेडिसिन लेने से ठीक हो सकता है। अंजाइना का मतलब है कि हार्ट पर प्रेशर ज़्यादा है लेकिन कंप्लीट ब्लॉकेज अभी तक नहीं हुई। बेसिकली ये तमाम डिज़ीज़ हमारे हार्ट को डिस्टर्ब करती हैं, सो हमें इनसे अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर टेबल में डिस्क्रिप्शन, कॉजेज़ और सिम्टम्स भी दिए गए हैं, इन तीनों को आपने याद करना है। नाउ लेट्स डिस्कस दी SLO9 एक्सप्लेन दी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड टू दी हार्ट डिजीज़। आइए अब हम समझते हैं स्मोकिंग हमारे हार्ट को कैसे डैमेज करती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि स्मोकिंग सिर्फ लंग्स को इफ़ेक्ट करती है, लेकिन असल में इसका डायरेक्टली हार्ट पर भी इफ़ेक्ट होता है और वेजल्स को भी ये डैमेज करती हैं। सो इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन हार्ट। जब कोई भी इंसान रेगुलरली स्मोक करता है तो उसके ब्लड वेजल्स नैरो होने लगती हैं और इनमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज के चांसेस होते हैं। स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों इंक्रीज़ हो जाती हैं, जो हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ दी निकोटीन। निकोटीन के भी हार्ट पे बैडली इफ़ेक्ट करती है। निकोटीन बेसिकली सिगरेट में मौजूद सबसे एक्टिव केमिकल होता है। ये ब्लड वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, यानी उन्हें तंग कर देता है। जब ब्लड वेजल्स तंग हो जाती हैं तो ब्लड का फ़्लो मुश्किल हो जाता है और हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो ब्लड को पंप करवा सके। निकोटीन से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है और ये लॉन्ग टर्म में हार्ट के लिए बहुत हार्मफुल होती है। एंड थर्ड वन इज़ दी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होती है जो स्मोक के साथ लंग्स में आती है। ये गैस ब्लड के अंदर जाकर ऑक्सीजन की जगह ऑक्यूपाई करती है। इसका मतलब है ये हुआ कि ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है और हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि बॉडी को रिक्वायर्ड ऑक्सीजन मिल सके। ये सिचुएशन हार्ट को वीक और स्ट्रेस्ड बना देती हैं। तो स्मोकिंग से ब्लड वेजल्स नैरो होती है, हार्ट और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी
कम हो जाती है। अब आपके लास्ट में स्लाइड्स में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आप अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बना सकें। एमसीक्यूज़ के आंसर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ब्रीफ आंसर्स लिखे गए हैं। अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।